सर्दियों का कहर शुरू हो चुका था। पहाड़ी गांव कोल्हापुर में रातें इतनी ठंडी थीं कि खिड़कियों से आई हवाएं भी सुई जैसी चुभती। इस गांव में रहता था एक गरीब परिवार। मुनीश और उसकी पत्नी वसुंधरा और छोटा बेटा राजू। उनकी झोपड़ी में ना दरवाजा ठीक से बंद होता था, ना ही आग जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां थीं। दीवारों में कई जगह दरारें आ चुकी थी, जिसमें से ठंडी ठंडी हवाएं घर में घुसती रहती थी और खिड़कियों के दरवाजे भी टूटे हुए थे। बाबा, क्या कल भी हम ऐसे ही ठंड में रहेंगे? बाकी सब लोगों के घर कितने गर्म हैं। हाँ, राजू सही कह रहा है। हमारी लकड़ियां भी खत्म हो रही हैं। हाँ वसुंधरा, इतनी सर्दी में कोई काम भी तो नहीं मिल रहा। पर मैं कल जंगल जाऊंगा और कुछ लकड़ियां लेकर आऊंगा ताकि हम गर्म तो रह सके। सर्दियों की रातें सिर्फ ठंडी नहीं होती, वह गरीबों की परीक्षा भी लेती है। वसुंधरा और राजू अपनी छोटी सी दुनिया में गर्माहट नहीं बल्कि एक उम्मीद भी ढूंढ रहे थे। रात होते ही तीनों एक दूसरे से चिपक कर सोते ताकि थोड़ी सी गर्माहट मिल सके। सर्दियों से बचने के लिए उनके पास एकमात्र फटी हुई रजाई थी, जिसमें वह किसी तरह अपनी ठंड भरी रातें काट रहे थे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मुनीश लकड़ी लेने जंगल की ओर निकल पड़ा। इस जंगल में तो बहुत ज्यादा ठंड है, जल्दी से लकड़ियां काटनी होगी। मुनीश ठंडी और बर्फीली हवा में लकड़ियां काटने शुरू कर देता है। जितनी लकड़ी वह काट पाता है, उतनी लकड़ी लेकर वह घर के लिए निकल पड़ता है। लकड़ियां लेकर आ गए आप? हाँ वसुंधरा, बाहर बहुत ठंड है। देखो, मेरे हाथ ठंड से मानो जैसे जम ही गए हो, बिल्कुल लाल पड़ गए हैं। जी, आप भीतर रजाई ओढ़कर आराम कर लीजिए। शरीर को थोड़ी गर्माहट मिलेगी तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। और राजू को घर से बाहर नहीं जाने देना। बाहर बहुत कड़ाके की ठंड है। जी, आप इसकी चिंता मत कीजिए। आप जाकर आराम कीजिए। राजू का ध्यान रखने के लिए मैं हूं। अगली सुबह होती है, लेकिन मुनीश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। इनकी हालत तो बहुत खराब हो गई है और घर में लकड़ी भी खत्म हो रही है और खाने का सामान भी। लगता है मुझे ही बाहर जाना पड़ेगा, पर हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। बिना पैसों के मैं क्या करूंगी? मैं एक काम करती हूँ, सेठ धीरूचंद जी से थोड़े पैसे उधार लेकर आती हूँ। इतना कहकर वसुंधरा सेठ धीरूचंद के घर की तरफ निकल पड़ती है। सेठ जी, मैं मुनीश की पत्नी हूँ और उनकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? हम जल्द ही आपके पैसे लौटा देंगे। अरे गांव में तो कोई काम ही नहीं है, तो मुनीश उधार कैसे चुकाएगा?
सेठ जी, बस इस बार और पैसे उधार दे दीजिए। हमें अभी पैसों की बहुत जरूरत है। मैं पैसे नहीं दे सकता, तुम कहीं और से उधार ले लो। सेठ जी, गांव में ऐसा कोई नहीं है जो इस समय हमें पैसे उधार दे सके। मैं उधर में पैसे नहीं दूंगा और अब तुम जाओ, मुझे और भी काम है। वसुंधरा दुखी होकर वहां से चली जाती है। पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाया, पता नहीं घर कैसे चलेगा। चलो घर जाते जाते जंगल से थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी कर लेती हूँ। जंगल में चलते चलते वसुंधरा को एक आवाज आती है, जैसे कोई दर्द में आवाज लगा रहा हूँ। अरे कोई है क्या यहाँ आस पास? मुझे बचाओ, मैं दर्द में हूं, कोई मुझे बचाओ। वसुंधरा आवाज का पीछा करती है। वह आवाज एक गुफा से आ रही थी। जब वसुंधरा गुफा के अंदर गई तो उन्होंने देखा एक साधु बहुत जोर जोर से दर्द से चीख रहे थे और उनके पैरों पर एक जख्म था, जैसे किसी जानवर ने घायल किया हो। बाबा जी, क्या हुआ? और यह आपके पैरों पर जख्म? आप तो बहुत ज्यादा घायल है। बेटा मेरी मदद करो, एक जहरीले सांप ने मुझे डस लिया है। पर बाबा, मुझे सांप का डंक निकालना नहीं आता। बताइए कि मैं क्या करूं, कैसे आपकी जान बचाऊं? बेटा तुम कुछ मत करो। वह देखो, वह जो 2 पत्थर रखे हैं, उसके बगल में कुछ कंटोला के पौधे रखे हैं। तुम उसकी पत्तियां और उसका फल निकाल कर ले आओ और इस जख्म वाली जगह पर घिस कर लगा दो। जैसा साधु बाबा ने कहा, वसुंधरा बिल्कुल वैसा ही करती है। वह कंटोला के पत्तों को लाकर साधु बाबा के जख्म वाली जगह पर घिसकर लगा देती है, जिससे थोड़ी ही देर में साधु बाबा को आराम मिलता है और वह ठीक हो जाते हैं। धन्यवाद बेटा, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। पता नहीं कहां से अचानक आज मेरी गुफा में जहरीला सांप आ गया। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। बेटा तुम बहुत ही निस्वार्थ प्राणी हो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ। बाबा, यह तो मेरा कर्तव्य था। किसी भी प्राणी को परेशानी में देखकर उनकी मदद करना ही हम इंसानों का परम कर्तव्य है। पर बाबा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बाहर बहुत ठंड है और आपकी गुफा इतनी गर्म क्यों, जबकि आपकी गुफा का तो दरवाजा भी नहीं है? बेटा यह सब बस मेरे इस गर्म पत्थर की वजह से है। जब वसुंधरा का ध्यान उन पत्थरों की ओर जाता है। बाबा, यह कैसे पत्थर है जिनमें से कोई आग उत्पन्न नहीं हो रही, बल्कि एक रोशनी सी है? बेटा यह कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, मैंने बहुत सिद्धि से प्राप्त किया है। अच्छा, तो आपकी गुफा का इतना गर्म होने का यह राज है? हाँ बेटा, लेकिन इनमें से एक पत्थर मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुमने मेरी इतनी मदद जो की है, इस भयंकर ठंड में यह पत्थर तुम्हारे बहुत काम आएगा। और हां, इसकी एक खासियत यह भी है कि यह चाहे कितना भी गर्म हो, तुम इसे हाथ लगाओगी तो तुम्हारे हाथ बिल्कुल नहीं जलेंगे, बल्कि एक हल्की सी गर्माहट का एहसास देंगे। वसुंधरा को भी गर्माहट की जरूरत तो बहुत थी, इसलिए उसने उस पत्थर को ले लिया और बाबा का धन्यवाद किया। इसके बाद वह पत्थर लेकर वहां से घर की ओर आ गई। वसुंधरा पत्थर को लेकर घर आती है और एक कोने में रख देती है। जैसे ही वह पत्थर को घर में रखती है, पूरे घर में गर्माहट फैल जाती है और मुनीश की तबीयत भी ठीक हो जाती है। वसुंधरा घर में इतनी गर्माहट कैसे आ गई और मेरी तबीयत भी अचानक से ठीक हो गई है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुनीश जी, यह एक इस चमत्कारी पत्थर का कमाल है। आज मैं जंगल में लकड़ी लेने गई थी। उसके बाद वसुंधरा ने मुनीश को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और इसके बाद मैं इस पत्थर को अपने साथ घर ले आई। अरे वाह, इस पत्थर से तो हमेशा हमारा घर गर्म रहेगा।
अगले दिन जब गांव वाले मुनीश की झोपड़ी के पास से गुजरते हैं तो वह देखते हैं कि झोपड़ी से सूरज जैसी तेज रोशनी निकल रही है और वहां की जमीन भी काफी गर्म है। अरे भाई, तूने कुछ महसूस किया? ये मुनीश के घर के पास इतनी गर्माहट कैसे? पूरे गांव में तो बहुत ठंड पड़ रही है। हाँ भाई, यहाँ तो एकदम गर्म है, जैसे यहाँ इतनी बर्फ गिरने के बाद भी सर्दी नहीं पड़ रही। पर ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पर गर्मी और बाकी सब जगह ठंड? इसका पता लगाना पड़ेगा। अरे भाई, पता हम बाद में लगा लेंगे, अभी चलो काम ढूंढना है। दोनों काम ढूंढते ढूंढते सेठ के घर पहुंचते हैं। सेठ जी, अगर आपके पास कोई काम है तो हमें दे दीजिए। हमें इस वक्त काम की बहुत जरूरत है। अभी तो मेरे पास तुम दोनों के लिए कोई काम नहीं। सेठ जी, कैसा भी काम हो, हम किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार है। अरे बोला ना भाई, अभी मेरे पास तुम दोनों के लिए कोई काम नहीं है, यहां से जाओ। ठीक है सेठ जी, लेकिन अगर आपको कोई भी काम पड़े तो हमें जरूर याद करिएगा। दोनों वहां से चले जाते हैं। अगली रात कोल्हापुर गांव वासियों के लिए बड़ी भारी पड़ती है। ठंड अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है। गांव की तालाब नदियां सब जम जाते हैं। नालों का पानी भी जम सा गया था। लोगों को पानी की बड़ी परेशानी हो रही थी। अब वह नदियों में से बर्फ तोड़ तोड़ कर पानी को उबालकर उसे काम में ले रहे थे। यह ठंड पूरे गांव वालों के लिए कहर बरसा रही थी। हे भगवान, कितनी ठंड कर रहे हो। घर में पानी खत्म हो गया है। आप राजू का ध्यान रखिएगा। मैं अभी तालाब से पानी लेकर आती हूँ। वसुंधरा जब तालाब के पास पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें जम गई हो जैसे। हे भगवान, यह कैसा ठंड का कहर बरसा रहे हो। वसुंधरा जमी हुई बर्फ के कुछ टुकड़े बाल्टी में भर लेती है और घर के लिए निकल जाती है। जी, पानी बिल्कुल जम गया है। अब इसे उबालने में ही बहुत समय लग जाएगा। ठंड से बाहर की हालत भी बहुत खराब होती जा रही है। नदी, झील, नालों का पानी सब जम गया है। वसुंधरा, तुम एक काम करो, तुम पानी को चूल्हे के पास ले जाओ, मैं अभी आता हूं। मुनीश उस पत्थर को उठाकर उसे चूल्हे में डाल देता है और उसे चूल्हे के ऊपर जमी हुई पानी की बाल्टी को रख देता है। बाल्टी का पानी कुछ ही मिनट में तरल रूप में आ जाता है। जमी हुई बर्फ तो बहुत जल्दी पानी में बदल गई। वसुंधरा, कुछ गर्म पानी तुम मुझे और राजू को दे दो, गला सूख रहा है। राजू और मुनीश पानी को पीते हैं। वसुंधरा, यह पत्थर हमें ठंड से तो बचा रहा है, लेकिन हमारे खाने का क्या होगा? गांव में कोई काम भी तो नहीं है। हाँ जी, और हम कोई नया कारोबार भी नहीं शुरू कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, हमारे पास ये पत्थर है, इसकी गर्मी का इस्तेमाल करके हम इस जमे हुए बर्फ को गर्म पानी बना सकते हैं और इस पानी को हम गांव में बेच सकते हैं। हाँ जी, यह विचार तो अच्छा है, लेकिन कोई हमसे पानी खरीदेगा क्या? एक बार कोशिश करके देखते हैं, शायद हमारा काम चल पड़े। अगले दिन मुनीश पत्थर को चूल्हे में रख देता है और उस पर पानी गर्म करता है।
अरे मुनीश, भैया ये पानी क्यों गर्म कर रहे हो, और वो भी बिना आग के? भैया, ये पानी में बेचने के लिए गर्म कर रहा हूं। आग की जगह में गर्म पत्थर इस्तेमाल कर रहा हूं। तो एक काम करो, मुझे एक बाल्टी गर्म पानी दे दो। आसपास तो सारे नदी नाले जम गए हैं। वैसे कितने रुपए में पानी दे रहे हो? बस 2 रुपए बाल्टी। ठीक है भैया, दे दो। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ और गांव में भी सबको तुम्हारे इस नए काम के बारे में बताता हूँ। जी भैया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। मुनीश का गर्म पानी का काम चल पड़ता है और उसके घर का खर्चा आराम से चलने लगता है। अरे ओ चंदन, ये पानी कहाँ से ला रहा है तू? नदी नाले तो सब जम गए हैं। भैया ये गर्म पानी में मुनीश से लेकर आया हूँ। उसने गर्म पानी का नया नया व्यापार शुरू किया है। हाँ भैया, मुझे भी पानी चाहिए था। बार बार पानी को गर्म करने के लिए बहुत सारी लकड़ियां लग जाती हैं। वैसे भी इस सर्दी में लकड़ियां भी नहीं मिल रही हैं, तो गर्म पानी खरीदना ही ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। जिसे भी गर्म पानी चाहिए वो मुनीश से ले लो। अरे ये सब लोग गर्म पानी कहां से लेकर आ रहे हैं? अरे सुनो तुम सब, ये पानी कहां से लेकर आ रहे हो? सेठ जी, ये पानी हमने मुनीश से लिया है। वो गर्म पानी बेच रहा है। मुनीश गर्म पानी कैसे बेच सकता है? गांव में तो लकड़ी की कमी है और वो तो बिल्कुल गरीब है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे देखना पड़ेगा। अगली सुबह सेठ जल्दी उठकर मुनीश के घर की तरफ जाता है। जब मुनीश वहां पर नहीं होता तो सेठ देखता है कि चूल्हे में आग नहीं है, पर फिर भी पानी गर्म हो रहा है। चूल्हे के अंदर एक पत्थर रखा है जो चमक रहा है। तभी अचानक मुनीश आ जाता है। बोलिए सेठ जी, आपको क्या चाहिए? अरे मुनीश, मैं तो पानी लेने आया था, लेकिन अब मुझे कुछ और चाहिए। मुझे यह पत्थर चाहिए जो तुमने चूल्हे में रखा है। मैं समझ गया हूं, इसी से पानी गर्म हो रहा है। नहीं, यह पत्थर मैं बेच नहीं सकता। अगर आपको कुछ और चाहिए तो बताइए। ठीक है, अगर तुम नहीं बेचना चाहते तो जैसा तुम्हारा मन। सेठ वहां से चला जाता है, पर उसके मन में यही चल रहा था कि वह पत्थर मुनीश से कैसे ले। इस मुनीश को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, मगर कैसे? एक काम करता हूं, आज रात उस पत्थर को ही हथिया लेता हूं। गहरी रात में जब पूरा गांव नींद में डूब जाता है तो सेठ अपने 2 आदमी को मुनीश के घर में पत्थर लाने के लिए भेजता है। सेठ के दोनों आदमी चुपचाप दबे कदमों के साथ मुनीश के घर पहुंच जाते हैं। वह दोनों मुनीश के घर के अंदर जाते हैं। मुनीश का पूरा परिवार घर के अंदर सो रहा था। दोनों ने उस पत्थर को देखा और वहां से उठा लिया। दोनों वहां से चुपचाप चले जाते हैं। अब तुम दोनों यहां से जाओ, और हाँ, इसके बारे में किसी को भी कुछ मत कहना, नहीं तो तुम्हारी सारी की सारी पगार में काट दूंगा। ठीक है सेठ जी।
अगली सुबह जब मुनीश का परिवार उठता है तो वह देखता है कि पत्थर उसकी अपनी जगह पर नहीं है। यह देखकर मुनीश और उसका पूरा परिवार बहुत परेशान हो जाता है। वसुंधरा, हमारा पत्थर चोरी हो गया। किसी ने हमारा पत्थर चुरा लिया। अब हम क्या करेंगे? बड़े दुख देखने के बाद तो एक पत्थर नसीब हुआ था, आज वह भी हमसे छीन गया। किसने चुराया होगा? एक ही तो सहारा था हमारा, वह भी चोरी हो गया। अब हम क्या करेंगे? मुनीश और उसका पूरा परिवार बहुत दुखी हो जाता है। अगले ही दिन सेठ के घर के पास अचानक तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है। ये घर में अचानक इतनी ज्यादा ठंड कैसे बढ़ गई है? इतने सारे कपड़े पहनने के बाद भी मेरा शरीर कांप रहा है। जब सेठ की नजर उस पत्थर पर पड़ती है तो उसमें से पीली रोशनी निकलने की जगह पर वह पत्थर बिल्कुल बर्फ बन चुका था, जिसकी वजह से पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था और घर के अंदर भी तेज बर्फबारी हो रही थी। अरे, ये क्या हो रहा है? मैंने तो इसे गर्म पत्थर समझकर लाया था, पर यह तो बर्फ बनता जा रहा है। तभी पत्थर में से आवाज आती है, दुष्ट सेठ, तू ये पत्थर जहाँ से लाया है वहीं वापस कर दे, वरना तेरा पूरा घर इस ठंड में जम जाएगा और तू भी इस ठंड में जमकर मर जाएगा। पत्थर में से आई आवाज को देखकर सेठ बहुत डर जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पत्थर में से आई आवाज को देखकर सेठ बहुत डर जाता है और वह जल्दी से उस पत्थर को उठाकर मुनीश के घर की ओर निकल पड़ता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुनीश, मुझे माफ कर देना। मैंने ही तुम्हारे इस पत्थर को चुरा लिया था और जिसकी सजा इस पत्थर ने मुझे पहले से ही दे दी है, और मैं तुम्हें यह पत्थर लौटाने आया हूं। सेठ जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तो वैसे ही पैसों से भरपूर है और आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी आपको भला इस पत्थर को चुराने की क्या जरूरत थी? आपके पास तो सब कुछ था और मुझे पता था कि यह पत्थर आपने ही चुराया होगा, क्योंकि आप ही इसे मुझसे मांगने आए थे। हाँ मुनीश, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आगे से ऐसी गलती अब नहीं करूंगा। तुम इस बारे में गांव में किसी से नहीं कहना। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ठीक है सेठ जी, मैंने आपको माफ किया, लेकिन आप गांव वालों की मदद करेंगे। जब भी सर्दी आएगी आप अपने अमीरी का घमंड नहीं दिखाएंगे। ठीक है मुनीश। ऐसा कहते ही पत्थर का रंग बदलने लगा और उसमें से फिर से गर्माहट निकलने लगी।